आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ऑफ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं। अब कोलिजन में बॉन्ड फिजन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ में होते हैं। बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म की 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप बॉन्ड फिजन, दूसरी स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। बॉन्ड फिजन के बाद जो स्पीशीज बनती है उनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं और वो अपने को स्टेबलाइज करती हैं। जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इंटरमीडिएट फॉर टाइम बीइंग स्टेबल होते हैं। तो पहली स्टेप में बॉन्ड फिजन होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट होगा वो अपने को स्टेबलाइज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट, और थर्ड स्टेप में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फॉर्मेशन और इंटरमीडिएट का स्टेबलाइजेशन, ये सब साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। बॉन्ड फिजन के लिए कोलिजन नेसेसरी कंडीशन है, बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि सारे कोलिजन में एनर्जी इतनी इवॉल्व नहीं होती है जिससे कि बॉन्ड फिजन हो पाए। जब तक बॉन्ड फिजन के लिए सफिशिएंट एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इवॉल्व नहीं होगी तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखिए बॉन्ड फिजन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, जैसे यहां पर A प्लस B प्लस C, ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट। तो देखिए A, B, C तीनों का साइमल्टेनियस कोलिजन बहुत नेसेसरी है। A B से कोलाइड कर रहा है, A C से भी कोलाइड कर रहा है, B C से कर रहा है, C A से कर रहा है। मतलब तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब साइमल्टेनियस कोलिजन करेंगे तब प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, बिकॉज ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। दिस कोलिजन मे बी इफेक्टिव, दिस कोलिजन मे बी इफेक्टिव। ये कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कोलिजन इफेक्टिव हो। नेसेसरी कंडीशन, कोलिजन मस्ट बी क्रिएट एनर्जी मोर देन बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी डेवलप करेगा, इवॉल्व करेगा, then this collision energy is used in bond in the form of bond energy. Otherwise collision is not effective. लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि इस तरह का कोलिजन हो, तो यहां पर A B से कोलिजन कर रहा है बट A C से कोलिजन नहीं कर रहा। इस कोलिजन में तो बॉन्ड फिजन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये कोलिजन तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कोलिजन वही इफेक्टिव होगा जिसमें साइमल्टेनियस कोलिजन होगा, मतलब सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलिजन करेंगे, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। दिस कोलिजन नेवर प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ये कभी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, भले ही कितनी ही ज्यादा एनर्जी इसमें इवॉल्व हो जाए, बिकॉज ए और सी कांटेक्ट में नहीं है। दिस नेवर प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये कोलिजन क्या है, ये कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। दिस कोलिजन कैन नॉट प्रोड्यूस ये कोलिजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये प्रॉपर कोलिजन नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है,
रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जो साइमल्टेनियस कोलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल which takes part in collision at a time simultaneously is known as molecularity of reaction. Molecularity is always positive integer. Molecularity जो होती है वो क्या होती है? Positive integer. Molecularity is positive integer. मॉलिक्युलरिटी पॉजिटिव इंटीजर होती है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी के लिए एक और बात है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन को हम लोग मैकेनिज्म के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। ठीक है ना? मतलब इसमें टोटल number of reactant molecules is molecularity. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस मोर देन वन स्टेप. These reaction take place more than one step. These reactions take place more than one step. Steps. ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगी और इन रिएक्शंस में क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर ईच स्टेप। मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन reactions is defined for each step. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी है वो हर स्टेप के लिए डिफाइंड होगी।
ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी of reaction is not defined for complex reaction। देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारी स्टेप में होती है और हर स्टेप में अलग अलग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो जब कई स्टेप में हो रही तो इंडिविजुअल स्टेप के लिए तो हम मॉलिक्युलरिटी की बात कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल टेक पार्ट इन साइमल्टेनियसली इन केमिकल रिएक्शन। तो जब इंडिविजुअल स्टेप की हम लोग बात करेंगे देन वी कैन से मॉलिक्युलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन और molecularity of individual step is total number of reactant molecule involved in that step, but overall reaction there is no single reaction, it is aggregate, it is sum of one or more than one reactions। जब एक से ज्यादा रिएक्शंस का सम है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो हम उसके मॉलिक्युलरिटी की कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी रिएक्शंस को ऐड करके हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिली है। तो एक साथ कोलिजन किया मतलब ही नहीं है, एक साथ कोलिजन हुए ही नहीं है। हर स्टेप में अलग अलग मॉलिक्यूल्स ने कोलिजन में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए हम लोग अलग अलग स्टेप की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करते हैं। आई थिंक मॉलिक्युलरिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ स्टेप फास्ट होंगी और कुछ स्टेप स्लो होंगी। जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is molecularity of slowest step। स्लो, जो सबसे स्लो स्टेप होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो क्या होगी? वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be determined by experiment only। Determined by experiment only। Order of reaction is experimental quantity। Order of reaction experimental quantity है, ये केवल एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। Order of reaction may be positive, negative, fraction, integer, anything। Order of reaction कुछ भी हो सकता है। Order of reaction may be positive, negative, fraction और integer। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है।
पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसे हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा जरूर गिवन होंगे। तो जरा देख लेते हैं किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Determination of order of reaction. Order of reaction is experimental quantity. Order of reaction is experimental quantity. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 3a + 2b, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ रिएक्शन इज गिवन। एक्सपेरिमेंट डेटा ऑफ रिएक्शन जो है वो दिया गया है। क्या है देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर और दूसरे कॉलम में कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है और नेक्स्ट कॉलम में रेट। ये टेबल दी गई है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 0.1 0.1 2 × 10⁻⁻², ये है मोलर पर सेकेंड में। सेकेंड 0.2 0.1 4 × 10⁻²। थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.1 0.2 और ये 8 × 10⁻²। आपसे पूछा गया है फाइंड रेट एक्सप्रेशन और सेकंड पार्ट में है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट एक्सप्रेशन भी स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग लिखते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is X and with respect to B is Y। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। A के रिस्पेक्ट में X और B के रिस्पेक्ट में Y है। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A की पावर X एंड B की पावर Y। क्योंकि ये क्या है,
स्लो स्टेप में ए के x मॉलिक्यूल और b के y मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तभी तो ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, और रेट इज डिफाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब स्लो स्टेप से जो रेट एक्सप्रेशन आएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा। तो रेट क्या हो जाएगा, k a की पावर x b की पावर y। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम लोग इस में क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, 2 into 10 to the power minus 2 is equal to k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एक्सपेरिमेंट में 4 into 10 to the power minus 2 k 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y, सेकंड। यहां पर 8 into 10 to the power minus 2 k 0.1 की पावर x 0.2 की पावर y, थर्ड। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बना ली, सेकंड एक्सपेरिमेंट से सेकंड इक्वेशन बना ली, और थर्ड एक्सपेरिमेंट से थर्ड इक्वेशन बना ली। अब देखिए क्या है, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, k से k कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहां से x इज इक्वल टू 1 आएगा। आप करके देखिएगा, डिवाइड करके सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, ये से ये कैंसिल, भाई ये सेकंड है, सेकंड को 1 से डिवाइड करना है, तो ऊपर 4/2 मतलब 2, और यहाँ k से k कैंसिल, 2 की पावर 0.2 की पावर x अपॉन 0.1 की पावर x मतलब 2 की पावर x, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जब हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को, तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन के लिए जितने भी अननोन है सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। x आ गया है 1, y आ गया है 2, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए k की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा भाई, यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 20, k 20 आ जाएगा। अब रेट एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा, रेट इज इक्वल टू 20 a की पावर 1 और b की पावर 2, ये हमारा हो गया रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू 20 a की पावर 1 b की पावर 2। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, A का 1 मॉलिक्यूल B के 2 मॉलिक्यूल स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, और जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 2 मतलब 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x + y मतलब 1 + 2 = 3। ठीक है, इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्डर के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, या डिफरेंट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर हम देखते हैं 1 by 1 कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन,
एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जीरो ऑर्डर मतलब स्लो सिस्टम में रिएक्टेंट का कोई भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा, तभी तो ऑर्डर जीरो है। मान लीजिए t इक्वल टू जीरो पर ये a नॉट है, t इक्वल टू t टाइम पर a नॉट माइनस x इसका खर्च हो गया और ये बचा है a। ठीक है, अब यहां पर रेट क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन होगा k a की पावर जीरो। अब आप ये मत सोचिएगा कि स्लोएस्ट स्टेप पर अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है का तो रिएक्शन तो रिएक्टेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। फास्ट स्टेप में ए इन्वॉल्व होगा, स्लो स्टेप में नहीं इन्वॉल्व है। तो यहां पर ये हो जाएगा, अभी देखिए a की पावर 0 1 और रेट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए ओवर डी टी। इस तरह से हम लोग रेट लिख सकते हैं इज इक्वल टू के, dt का मल्टीप्लिकेशन उधर कर देंगे, dA इज इक्वल टू माइनस के dt, इंटीग्रेशन कर देंगे t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है A नॉट, t इज इक्वल टू t टाइम पर इसका कंसंट्रेशन है A। ये x जो है वो क्या है, कंज्यूम अमाउंट, कंज्यूम अमाउंट, ये है कंज्यूम, ये है कंज्यूम अमाउंट, और ये है लेफ्ट बचा हुआ। ठीक है ना। अब देखिए डीए का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, इसकी लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, a नॉट से a तक, और ये हो जाएगा माइनस के टी, इसकी लिमिट रहेगी 0 से t तक। तो ये आ जाएगा a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, a इज इक्वल टू आएगा a नॉट माइनस के टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। मतलब अगर हम लोग ग्राफ खींचें टाइम में और कंसंट्रेशन ऑफ A में, तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पर A नॉट माइनस के टी, t इक्वल टू 0 पर इसका अमाउंट है A नॉट, और ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके किस टाइम पर 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी। ठीक है ना, तो t आ जाएगा A नॉट बाई के, ये टाइम होगा A नॉट बाई के। इस टाइम पर ये 0 हो जाएगा, इस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है और टाइम ऑफ कंप्लीशन, दिस इज टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये टाइम ऑफ कंप्लीशन है। इस टाइम पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ये क्या होता है, इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। टाइम टेकन टू कंज्यूम half of reactant of its initial amount is
टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए यहां पर टी हाफ कितना होगा, तो t इज इक्वल टू टी हाफ में क्या होगा, लेफ्ट अमाउंट a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 रख देते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी में ये हो जाएगा a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी हाफ। तो टी हाफ आ जाएगा, कितना आएगा, a नॉट बाई 2 के। तो यहां पर आधा होने में जो टाइम लगेगा a नॉट बाई 2 वो टाइम होगा t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 के। ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल अमाउंट का रिएक्टेंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग एक बात देख रहे हैं कि जो टी हाफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ए नॉट। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करती है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये तो जीरो ऑर्डर का हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन ये है हमारा टी हाफ ये होता है और लेफ्ट अमाउंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है। ठीक है भाई, अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।